आज मेरी तबीयत शाम से ही बेचैन थी। जैसे ही मैंने सोने के लिए लेटी तो काफ़ी देर तक नींद नहीं आई और फिर एकदम से आंख लग गई। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो मेरी आंख खुली। मुझे प्यास महसूस हो रही थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो सामने ही आंगन में अपनी सास को चलते हुए देखा। मैं हैरान थी। ना जाने मेरी सासू माँ के साथ क्या मसला था कि वो इस तरह आधी रात को आंगन में चलती रहती है। मैंने एक दो बार अपने पति विक्रम से भी पूछा, विक्रम क्या बात है, माँ जी ऐसी क्यों चलती रहती हैं, आखिर उन्हें क्या परेशानी है। तो मेरी बात सुनकर विक्रम मुस्कुरा देते और यही कहता कि तुम अम्मा के बारे में परेशान मत हो, वो ऐसी ही हैं, उनके ऊपर बुढ़ापा आ गया है और अब उन्हें नींद कम आती है, इसी वजह से वो रात को जागती रहती हैं और सहन में फिरती रहती हैं। विक्रम मेरी बात को हंसकर टाल देता, लेकिन मैं अजीब तरह के एहसास का शिकार हो जाती। ना जाने क्यों मुझे कभी कभी अपनी सास बहुत ज़्यादा अजीब लगती। हालांकि वो अंधी थी, उन्हें दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी रात के वक्त जब वह सहन में चलती तो मुझे बहुत अजीब लगता। आज तो मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि उनकी तबीयत ठीक भी है या नहीं, क्योंकि आज मेरा अपना मूड ख़राब था। आज मेरी अपने पति विक्रम से शाम को लड़ाई हो गई थी। हम दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी देर तक रोती रही थी। मेरी शादी को अभी सिर्फ 6 माह हुए थे। मैं और विक्रम एक दूसरे के साथ खुश हैं। विक्रम का अपना एक स्टोर है जहाँ पर वह सुबह सवेरे ही काम पर चला जाता है, जबकि मैं घर के काम करती और तैयार होकर विक्रम का इंतज़ार करती। यह शादी मेरी मौसी ने करवाई थी, क्योंकि मेरे माँ बाप तो मेरे बचपन में ही मर गए थे और मैं अपनी मौसी के पास रहती थी। इसलिए मौसी ने विक्रम के रिश्ते को फ़ौरन हाँ कर लिया और उसके बारे में कोई भी खबर नहीं की। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि विक्रम काफ़ी अच्छा और सुलझा हुआ पति साबित हुआ। वो मुझसे मोहब्बत करता था और मैं भी उसकी मोहब्बत में खो गई। लेकिन शादी के 6 महीने के बाद ही जब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि विक्रम की मोहब्बत तो पानी का बुला है, क्योंकि आज घर की पूरी सफाई के दौरान जब मैंने विक्रम की शादी की तस्वीरें देखी तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई और मैं जैसे एकदम परेशान हो गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो तस्वीरें विक्रम की शादी की है। विक्रम उनमें दूल्हा बना हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा था और बहुत खुश भी, जबकि उसके साथ एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसके चेहरे से भी खुशी जाहिर हो रही थी। मैं हैरत से उन तस्वीरों को देख रही थी, क्योंकि मुझे विक्रम की शादी के बारे में नहीं पता था। मैं नहीं जानती थी कि विक्रम पहले से शादीशुदा था। वह सारा दिन मेरा बहुत बेचैन और परेशान गुजरा था और मैं नहीं जानती थी कि मैं अब क्या करूँगी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मेरा घर बर्बाद हो गया है। लेकिन शाम को जब विक्रम आया और उसने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछने लगा, राधा तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी खामोश और उदास क्यों लग रही हो। विक्रम ने मुझसे परेशानी से पूछा तो मैंने उसकी शादी की तस्वीरें उसके सामने रख दी, जिन्हें देखकर विक्रम का रंग लाल पड़ गया और वह कहने लगा, राधा मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तुम मेरे बारे में गलत मत सोचो। मैं तुम्हें बहुत पहले यह सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। विक्रम ने फ़ौरन मुझे कहा तो मैं एकदम गुस्से से चिल्ला उठी और उससे कहा, विक्रम आखिर तुम कब मुझे सच्चाई बताना चाहते थे। जब मेरी और तुम्हारी शादी हो गई 6 महीने गुजर गए, लेकिन तुमने आज तक कभी मुझे अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया। आखिर यह लड़की कौन है, क्या वाकई तुम्हारी इसके साथ शादी हुई थी, और अगर हुई थी तो फिर वह लड़की अब कहाँ है। मैंने एकदम चिल्लाकर विक्रम से कहा तो वह कहने लगा, वह लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता रहा था, क्योंकि दिव्या इस दुनिया में नहीं है।
वह मुझे छोड़कर जा चुकी है। विक्रम के लहजे में दुख था और मैं एकदम जैसे खामोश हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वह हंसती मुस्कुराती खूबसूरत और कम उम्र लड़की अब इस दुनिया में नहीं थी। मैंने एकदम परेशानी से पूछा, विक्रम, आखिर उसे क्या हुआ था? वह एकदम कैसे यह दुनिया छोड़ गई? मैंने विक्रम से पूछा तो वह कहने लगा, दरअसल दिव्या और मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही गुजरे थे जब एक दिन सिलेंडर की गैस लीक के दौरान घर में धमाका हो गया और दिव्या का मौके पर ही मौत हो गई। मेरे लिए यह सदमा बहुत बड़ा था क्योंकि दिव्या पेट से थी और वैसे भी वह मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन उसके चले जाने के बाद मैं काफ़ी उदास और परेशान रहा और कितने अरसे तक खुद को घर में बंद रखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने काम की तरफ ध्यान दिया तो अम्मा ने मेरी उदासी को देखते हुए दोबारा शादी का फैसला किया और मेरे लिए तुम्हें चुन लिया। मैं पहले इस शादी के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन मैं अम्मा की खातिर मान गया और जब तुम्हें शादी के दिन पहली बार देखा तो अपना दिल हार गया और अपने दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत महसूस करने लगा। इसलिए मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। अगर तुम्हें दिव्या के बारे में पता चलता तो तुम उदास हो जाती, परेशान हो जाती, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। मेरी मजबूरी को समझो और मुझे माफ़ कर दो। यह मेरी पहली और आखिरी गलती है। आइंदा तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा। विक्रम के जवाब ने मुझे काफ़ी हद तक सुकून कर दिया था, क्योंकि एक तो दिव्या भी इस दुनिया में नहीं थी और विक्रम भी मुझसे बेहद मोहब्बत करता था। लेकिन फिर भी मुझे इस बात का दुख था कि विक्रम ने मुझे धोखा में रखा और दिव्या के बारे में पहले नहीं बताया। हालांकि वह बात शाम को ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में विक्रम की तरफ से दुख था और मैं इसी बात पर उदास थी कि मेरा शौहर पहले से शादीशुदा था और उसके दिल में अपनी बीवी के लिए मोहब्बत थी। इसी परेशानी में मैंने खाना भी नहीं बनाया था। विक्रम खाना बाहर से ले आया था क्योंकि मेरी सास कोई काम नहीं कर सकती थी। वह अंधी थी, उन्हें दिखाई नहीं देता था, इसलिए मैं उनसे कोई काम नहीं करवाती थी और न ही वो करती थी। इस वक्त भी जब मैं विक्रम से लड़ झगड़ कर कमरे से बाहर आई तो मेरी सास बाहर ही खड़ी थी। मुझे देखकर एक तरफ को चल पड़ी। मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मैं नहीं जानती थी कि मेरी सास अंधी कैसे हुई, लेकिन इस बात का मुझे अफसोस होता था कि माँ जी को नज़र नहीं आता और वो छड़ी पकड़कर और काला चश्मा पहनकर घर में फिरती रहती है। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी, माँ जी हर इतवार को अपनी नौकरानी के साथ कहीं जाती थी और जब मैंने विक्रम से इस बारे में पूछा तो वह कहने लगा कि अम्मा घर पर बैठकर तंग आ जाती हैं, इसलिए इतवार को ज़रा बाहर निकल जाती है। मुझे उनके जाने पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन मैं हैरान होती थी कि अम्मा घर पर रहकर कभी मुझसे कोई बात नहीं करती थी, लेकिन हर इतवार को वह घर से लाजमी बाहर चली जाती थी। तो फिर वो किसी और के साथ क्या बात करती होंगी, और यही बात मुझे हैरान करती थी। अब की बार भी अम्मा इतवार को अपनी नौकरानी को लेकर घर से चली गई। अम्मा जब इतवार को जाती थी तो काफ़ी घंटों के बाद घर वापस आती थी और उस वक्त काफ़ी थकी होती थी। मुझे बहुत अजीब लगता कि अम्मा घर से बाहर क्या करने जाती हैं और फिर इतनी थकी हुई क्यों वापस आती हैं, जबकि अम्मा के मामले में विक्रम मेरी कोई बात नहीं सुनता था और ना ही अम्मा के बारे में ज़्यादा बात करता था। आज भी इतवार था और अम्मा आज भी 10 बजे अपनी नौकरानी के साथ कहीं चली गई थी। मुझे भी घर का कुछ सामान लेना था, इसलिए मैं अम्मा के जाने के थोड़ी देर के बाद घर का सारा काम ख़त्म करके बाज़ार की तरफ निकली। मार्केट से कुछ सामान लिया और जैसे ही घर की वापसी की तरफ कदम बढ़ाए तो सामने ही अम्मा और उनकी नौकरानी जा रहे थे। अम्मा ऐसे चल रही थी जैसे कोई आम इंसान चलता है। ना तो उन्हें काला चश्मा लगा रखा था और ना ही उनके हाथ में स्टिक पकड़ी हुई थी। मैं बेहद हैरान हुई और सोचा,
अम्मा आखिर कहाँ जा रही है? आखिर वह चश्मा और स्टिक के बिना कैसे चल रही हैं? मैं बेहद हैरान हुई और उनके पीछे चलने लगी। मेरा इरादा उनका पीछा करने का नहीं था, लेकिन इस वक्त मुझे बेहद हैरत थी और मैं यह जानना चाहती थी कि अम्मा कहाँ जाती हैं और क्या करती हैं। तभी मैं उनके पीछे पीछे चलते हुए काफ़ी आगे तक आ गई। अम्मा ने काफ़ी रास्ता पैदल ही गुजारा दिया था और अब वो चलते चलते जंगल में आ गई। मैं बेहद हैरान हो गई थी, आखिर अम्मा का जंगल में क्या काम है। अम्मा के पीछे चलकर मैं थक चुकी थी। मेरे हाथ में सामान था और पैर भी दर्द करने लगे थे, लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज मैं अम्मा का राज जानकर ही रहूँगी, इसलिए उनके पीछे पीछे जंगल में आ गई। अम्मा जंगल में आकर एक जगह पर बैठ गई। उनके हाथ में कुछ चीज़ें थीं जो उन्होंने सामने रखी और आंखें बंद कर ली, जबकि उनकी नौकरानी उनके पीछे ही खड़ी थी। मैं हैरत से यह सब कुछ देख रही थी। मुझे अंदाजा हो गया था कि अम्मा कोई अमल कर रही है, यकीनन हमारे घर की बेहतरी के लिए ही होगा। मैं अपनी सोच पर शर्मिंदा होती हुई वापस घर आ गई, लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे खटक रहा था और बेचैन कर रहा था। मैं नहीं जानती थी कि यह सब क्या था और आखिर आज मैंने अम्मा का पीछा क्यों किया। अम्मा तो काफ़ी देर के बाद घर वापस आई थी, लेकिन मैंने उनके ऊपर जाहिर नहीं किया कि मैं उनका राज जान गई हूँ, क्योंकि मैं उन्हें यह बात नहीं बता सकती थी कि मैंने चोरी से उनका पीछा किया था। लेकिन अम्मा जब घर पर आई तो उनके चेहरे पर चश्मा लगा हुआ था और हाथ में स्टिक पकड़ी हुई थी। इस बात ने एक बार फिर मुझे शक में डाल दिया था और मैं हैरान हो रही थी कि फिर अम्मा यह क्या ड्रामा कर रही है। क्या वाकई अम्मा अंधी भी है या नहीं? और यही बात रात को मैंने विक्रम से पूछ ली। विक्रम का मूड बहुत अच्छा था और इस वक्त वह मेरे साथ बड़े अच्छे अंदाज में बातें कर रहा था। आज तो वो आइसक्रीम भी लेकर आया था। तभी अचानक मैंने विक्रम से पूछा, विक्रम, आखिर अम्मा की आंखों को क्या हुआ था? वो अंधी कैसे हुई? मैंने विक्रम से पूछा तो वो कहने लगा, दरअसल जब घर में गैस सिलेंडर की लीकेज की वजह से धमाका हुआ था तो दिव्या की मौत हो गई थी और मेरी माँ के ही उस हादसे में आंखें चली गई थी। अम्मा हमेशा के लिए अंधी हो गई थी। उस दिन के बाद से अम्मा की आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी। मेरे लिए तो दोहरा सदमा था। एक तो मैंने दिव्या को खो दिया था और दूसरा मेरी माँ अंधी हो गई थी। लेकिन अम्मा ने वो वक्त बहुत सब्र और हौसले के साथ गुजारा था। विक्रम की बात सुनकर मैं चुप सी हो गई थी। ना जाने क्यों मेरे दिल में शक था कि अम्मा अंधा होने का नाटक करती है। वो अंधी नहीं है, क्योंकि कई बार मुझे उनकी नज़रें अपने वजूद पर महसूस होती है और मैं जैसे अपने आप में ही सिमट सी जाती थी। अम्मा की गहरी नज़रें मेरे वजूद के आर पार हो जाती और मुझे यूँ लगता जैसे वो मुझे देख सकती हैं। और फिर उस दिन बाजार में भी अम्मा जैसे चल रही थी, वो इसी बात का इशारा था कि अम्मा को सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन ना जाने क्यों अम्मा ने झूठ बोल रखा था और विक्रम भी उनकी सच्चाई के बारे में नहीं जानता था। इन्हीं दिनों में मुझे खबर मिली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जल्द ही मेरे आंगन में एक बच्चा होगा। यह खबर सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि शादी को 7वां माह हो गए थे और अभी तक मैं एक बार भी हामिला नहीं हुई थी। यह खबर सुनकर विक्रम भी बेहद खुश था और उसके तो जैसे पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे, जबकि मेरी सासू माँ का अंदाज कुछ ठंडा सा लगा था, क्योंकि वह उस तरह खुशी का इजहार नहीं कर सकी थी जैसा मैंने सोचा था। यह खबर सुनकर खामोश हो गई थी और फिर कहने लगी, खुश रहो, और अपने किसी काम में मशगूल हो गई। अम्मा को यह अंदाज मुझे अच्छा नहीं लगा था। हमारे घर की पहली खुशी थी और अम्मा का यह अंदाज देखकर मेरा दिल मुरझा गया था। तब मैंने विक्रम से इस बात का शिकवा किया तो वह कहने लगा था, अरे राधा, तुम क्यों परेशान होती हो? अम्मा ऐसी ही हैं
उनका मिजाज ऐसा ही है। वो पहले तो हमेशा खुश होती थी, लेकिन जब से उनकी आंखें अंधी हुई है तब से उनका मिजाज बदल गया है और वो चुप चुप सी रहने लगी है। तुम ज़्यादा महसूस मत किया करो, और वैसे भी अब तुम जिस हाल में हो तुम्हें खुश रहना चाहिए, न कि ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए और सोचने से बचना चाहिए। विक्रम ने मेरा ध्यान दोबारा उस खबर की तरफ लगा दिया जिसे सुनकर हमारी दुनिया बदल चुकी थी। विक्रम का कहना था कि ज़्यादा काम नहीं करना और आराम करना है, लेकिन मुझसे भी टिककर बैठा नहीं जाता था और मैं घर के कामकाज करने लगती थी। एक दिन इसी तरह जब मैं काम कर रही थी तभी मुझे बाहर किसी की आहट महसूस हुई। मैंने किचन से बाहर निकलकर देखा तो अम्मा अपने कमरे में दाखिल हो रही थी। मैंने ज़्यादा महसूस नहीं किया और अपने काम में लग गई। काम खत्म करके जब किचन से अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो एकदम से मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी जहाँ पर तेल गिरा हुआ था। मैं वह तेल देखकर हैरान रह गई थी और डर गई थी, क्योंकि मैं पेट से थी और अगर मैं उस तेल के ऊपर पैर रख देती तो शायद फिसलकर गिर जाती और अपने बच्चे को खो देती। एकदम खौफ की लहर मेरे वजूद में दौड़ने लगी। मैं उस तेल से बचकर अपने कमरे में आ गई। मुझे इस बात की हैरत हो रही थी कि वह तेल वहाँ पर कैसे आया, ज़मीन पर उसे किसने गिराया। क्या अम्मा ने ऐसा किया था? क्योंकि आखिरी बार अम्मा को ही मैंने वहाँ से गुजरते देखा था। लेकिन नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगी? मैं तो उनके बेटे की औलाद पैदा करने वाली हूँ, तो फिर अम्मा ऐसा क्यों चाहेंगी? वो मेरे बच्चे की दुश्मन क्यों बनेंगी? बहुत सारी सोचें मेरे दिमाग में घूमने लगी और मैं उनमें से किसी का भी जवाब नहीं जानती थी। मैंने यह बात विक्रम से नहीं की थी क्योंकि मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। वह अपने बच्चे के मामले में बहुत खुश था और अगर मैं उसे यह सब बताती तो शायद यह यकीन नहीं करता और मुझ पर ही गुस्सा हो जाता। वैसे भी मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि यह तेल अम्मा ने गिराया था। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। मैं पहले से काफ़ी सतर्क हो गई थी। मैं अब काफ़ी देखभाल कर चलती थी क्योंकि मुझे अब अम्मा से डर लगने लगा था। लेकिन एक दिन जब मैं नहाने गई तो एकदम से मेरा पैर फिसल गया। मैं गिरने लगी थी कि मेरे हाथ में दरवाज़ा आ गया और दरवाज़ा को पकड़कर मैं बच गई। एक लम्हे के लिए यूँ लगा था जैसे मेरी जान निकल गई हो। मैं चकरा कर रह गई थी। मेरी नज़र जब ज़मीन पर पड़ी तो देखा कि सारे बाथरूम में फर्श के ऊपर शैम्पू गिरा हुआ है। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और अब तो मुझे इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि अम्मा ही मेरी दुश्मन है और वह नहीं चाहती थी कि यह बच्चा इस दुनिया में आए। मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं विक्रम को सब कुछ बता दूंगी और अम्मा की सच्चाई सामने लेकर आऊंगी। लेकिन विक्रम को बताने की अभी नौबत ही नहीं आई थी कि किचन में जब मैं काम करने के लिए गई तो गैस की स्मेल को महसूस किया। अम्मा की हरकतों की वजह से मैं अब मोहतात रहती थी, इसलिए किचन में दाखिल होते ही मुझे गैस की स्मेल महसूस हुई। मैंने एक नज़र चूल्हे की तरफ देखा तो उसका बर्नर ऑन था और गैस लीक हो रही थी। एक लम्हे के लिए मैं कांप कर रह गई थी। अम्मा ने आज फिर मुझे मारने की कोशिश की। अगर कहीं बिना सोचे समझे मैं आकर चूल्हे जला लेती तो मेरा भी वही हाल होता जो दिव्या का हुआ था। मुझे अब अंदाज़ा हो गया कि दिव्या को भी अम्मा ने ही मारा था क्योंकि वह भी पेट से थी और शायद अम्मा नहीं चाहती थी कि विक्रम की औलाद पैदा हो। मैं इतनी डर गई कि खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और विक्रम के आने तक का दरवाज़ा नहीं खोला। विक्रम जब घर आया तो मुझे कमरे में इस तरह बंद देखकर परेशान हो गया और कहने लगा, राधा क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? मेरे चेहरे पर आंसू थे, आंखों में एक समुंदर थी। विक्रम की हालत मेरी हालत देखकर हैरानी होने लगी और तब मैंने विक्रम को उसकी माँ की सच्चाई के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर वह एकदम शौक में चला गया और कहने लगा,
राधा, तुम मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम जो कहोगी मैं उस बात का यकीन कर लूँगा। आखिर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरी माँ ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है? और तभी मैंने उसे आज गैस लीकेज के बारे में बताया और उसके अलावा अम्मा ने जो तेल गिराया था वह सब कुछ विक्रम को बता दिया। यहाँ तक कि मैंने उसे कहा, विक्रम, अम्मा ने ही दिव्या को मारा है और अम्मा अंधी नहीं है, वह सब कुछ देख सकती हैं। अम्मा अंधा होने का नाटक करती हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो नौकरानी को बुलाकर पूछ लो। मैंने रोते हुए विक्रम से जब यह कहा तो वो चंद लम्हों तक मेरी तरफ देखता रहा और फिर एकदम उठकर कमरे से बाहर चला गया। विक्रम ने जब अपनी माँ से यह सब कहा तो अम्मा ने फौरन इस बात का इकरार कर दिया था। अम्मा रोने लगी थी और कहने लगी, विक्रम, मैं तुझे खोना नहीं चाहती थी। तू पहले दिव्या को बहुत प्यार करने लगा था और फिर जब राधा आई तो तू उसे भी बहुत चाहने लगा। मुझे यूँ लगा कि जब तेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो तू मुझे बिल्कुल भूल जाएगा। मैंने तुझे बहुत मुश्किल से पाला है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तू मुझसे दूर हो, इसलिए मैंने यह सब किया। अम्मा की बातों ने विक्रम के होश उड़ा दिए थे। वह जो पहले सिर्फ इस गलतफहमी में था कि शायद यह सब झूठ हो, अम्मा के मुंह से सब कुछ सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब आगे क्या कहे। लेकिन विक्रम का दिल पूरी तरह से टूट चुका था और वह अपनी माँ की इन्हीं हरकतों की वजह से अंदर से खाली हो गया था। तभी चुपचाप उठकर मेरे पास आ गया और मेरी गोद में सर रख कर रोने लगा। अगले दिन हमारे लिए एक नया सूरज लेकर आया था जब विक्रम ने काम से छुट्टी की और मुझे कहने लगा, राधा, अपना सामान बांध लो, हम आज से एक नए घर में जा रहे हैं। विक्रम की बात पर मैं हैरानी से उसे देखा और कहा, हम यह घर क्यों छोड़ रहे हैं? यह तो अच्छा भला है। जबकि वह कुछ नहीं बोला और मुझे सामान बांधने का कहकर घर से चला गया। 1 घंटे के बाद जब वह वापस आया तो मैंने काफ़ी हद तक पैकिंग कर ली थी। विक्रम ने भी अपना कुछ सामान रखा और तभी कमरे से चला गया और जाकर अपनी माँ से कहने लगा, अम्मा, आपने सारी ज़िंदगी मुझे मोहब्बत दी और मेरी अच्छी तरबियत की, लेकिन मेरी मोहब्बत में आपने अच्छे बुरे की तमीज़ को भुला दिया और किसी की जान ली। मेरी बीवी और बच्चे को जान से मार दिया और अब राधा और उसके बच्चे की भी दुश्मन बनी हुई है। मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकता क्योंकि आपको हमेशा यही डर था कि कहीं मैं आपको छोड़कर चला ना जाऊँ, और अब आपका यह डर आपकी हरकतों की वजह से सच होने जा रहा है। मैं राधा को लेकर कहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चे की परवाह है और उसकी जान की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। आप अब इस घर में अकेली रहें और अपनी गलती और गुनाह पर तौबा करें। यह कहते हुए विक्रम ने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए, जबकि अम्मा रोते हुए उसे रोकने लगी, लेकिन विक्रम ने साफ मना कर दिया और कहा, अब से आपकी यही सज़ा है कि आप मेरी शक्ल को कब तरस जाएंगी। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और इतना अरसा मुझसे झूठ बोलती रही, और अब भी मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं आएगा, इसलिए बेहतर यही है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। यह कहकर विक्रम मेरे पास आया और अपना सामान उठाया और हम एक नई मंजिल की तरफ चल पड़े, क्योंकि विक्रम अपनी माँ की सच्चाई जान चुका था और उसे इल्म हो चुका था कि उसकी माँ उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ कर रही थी। दोस्तों, क्या मैंने सही किया? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? आप अपनी राय कमेंट में दें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।